हाँ, तो तुम दिली दमीर हो। बोलो, क्या चाहते हो मुझसे? मुझे बताओ कि अर्तुगरुल कहाँ है। अगर अर्तुगरुल गद्दार होता तो मैं खुद उसका सर अपने हथौड़े से कुचल देता। अर्तुगरुल कहाँ है? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पिछली किस्त में आपने देखा कि तांगुत सल्जोक कमांडर को मार देता है। हालांकि उसके कत्ल का इल्ज़ाम पहले ही अर्तुगरुल पर लग चुका था। दूसरी तरफ कबीले में तूताकिन ने अर्तुगरुल को तलाश करने के लिए अपने सिपाहियों को हुक्म दे दिया था। इस किस्त के आगाज़ में हकीम आर्तुक अकेले में कोरकुत सरदार से मुलाकात करता है और कहता है कि ददुर्गा कबीले में आपकी इज़्ज़त दिन ब दिन कम होती जा रही है। आयतुलन और तूताकिन आपके हर काम में मुदाखलत करते हैं, इसलिए अगर ऐसा ही जारी रहा तो आपके फ़ैसलों में कोई असर नहीं रहेगा। इसलिए कबीले का कानून सिर्फ आपको अपने हाथ में रखना चाहिए। जिस पर कोरकुत सरदार सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले का सिपाही हैमा खातून से ख़त लेकर सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ रवाना हो जाता है। इस दौरान कोचाबाश और तूताकिन उसे देख लेते हैं। तूताकिन कोचाबाश को उसके पीछे भेज देता है और कहता है कि खून बहाए बगैर उसको रोकना है। तो दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी उस जगह पर पहुंचते हैं जिसका सल्जोक कमांडर आर्तकुश ने उन्हें बताया था कि वहां ज़रूरी कागजात छुपा रखे हैं। थोड़ी देर बाद तलाश करने के बाद वो बैग अर्तुगरुल को मिल जाता है। अर्तुगरुल कहता है कि इसकी हिफाजत के लिए अगर हमें जान भी देनी पड़े तो दे देंगे। उधर नोयान के डेरे पर तांगुत गायब हो जाता है। एक सिपाही वापस आकर नोयान को बताता है कि मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। जिस पर नोयान उसे मारता है और कहता है कि कैसे नहीं मिला, तुम दोबारा जाओ और उसे तलाश करो। इसके बाद नोयान कहता है कि मेरी इजाज़त के बगैर मौत भी किसी की जान नहीं ले सकती। इतने में ताजिर अफरासियाब उसके डेरे पर पहुंच जाता है। नोयान उससे पूछता है कि अर्तुगरुल की मौत का फैसला आने के बाद कबीले वाले एक दूसरे के खिलाफ हो गए होंगे। अफरासियाब कहता है कि बिल्कुल, और गुंदोगदू भी एक आखिरी काम करने वाला है जिसके बाद आपकी कामयाबी नज़र आ रही है। इसके बाद नोयान हमजा को कहता है कि जाओ और तांगुत को ढूंढ कर मेरे पास ले आओ। दूसरी तरफ काई कबीले में गुंदोगदू अपने लोगों को हिजरत करने के बारे में बता रहा होता है। इस दौरान गुंजागुल उसके पास आती है और उसे हिजरत करने से रोकती है और उसे कहती है कि मेरे वालिद की मजबूरी है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ सिपाही दिली दमीर के पास जाते हैं और कहते हैं कि गोमस्तेकन ने हमें भेजा है और आपको बुलाया है और वो अर्तुगरुल के हवाले से तफ्तीश करना चाहता है। दिली दमीर उनके साथ चल पड़ता है। इस दौरान हलीमा भी ये सब कुछ देख रही होती है और फ़ौरन वहाँ से चली जाती है। वो सिपाही दिली दमीर को लेकर पिंजरे में कैद कर देते हैं। इतने में गोमस्तेकन आता है और पूछता है कि मुझे अर्तुगरुल और उसके साथियों का पता बताओ कि वो कहाँ हैं। जिस पर दिली दमीर कहता है कि अगर अर्तुगरुल गद्दार होता तो मैं खुद उसका सर कलम कर देता। गोमस्तेकन के इसरार के बावजूद भी दिली दमीर उसको अर्तुगरुल के बारे में कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ ददुर्गा कबीले के कुछ सिपाही हलीमा सुल्तान का रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं कि गोमस्तेकन ने आपको बुलाया है, जिस पर हलीमा सुल्तान उनके साथ चल पड़ती है। इस दौरान काई कबीले का एक सिपाही ये सब देख लेता है और फ़ौरन हैमा खातून की तरफ दौड़ता है। हैमा खातून को आयतुलन बहाने से अपने साथ ले गई थी, जहां एक कबीले की लड़की की शादी हो रही थी। इतने में सिपाही वहां पर पहुंचता है और हैमा खातून को बताता है कि ददुर्गा के सिपाही दिली दमीर को और हलीमा को पकड़ कर ले गए हैं। जिस पर हैमा खातून उसे फ़ौरन कहती है कि हमारे सिपाहियों को बुलाओ। ददुर्गा के सिपाही हलीमा को लेकर पिंजरे वाले खैमे के पास पहुंचते हैं और इतने में हैमा खातून भी अपने सिपाहियों के साथ वहां आ जाती है और उन्हें रोकने को कहती है और कहती है कि हलीमा सुल्तान को जाने दो। जिस पर एक सिपाही कहता है कि ये गोमस्तेकन का हुक्म है। ये सुनकर हैमा खातून फ़ौरन अपनी तलवार निकालती है और इस सिपाही की गर्दन पर रख देती है और उसे कहती है कि हलीमा सुल्तान को जाने दो वरना तुम्हारा खून बहा दूंगी। इतने में गोमस्तेकन भी अंदर से निकल आता है और हैमा खातून को कहता है कि आप रियासत के ख़िलाफ़ बगावत कर रही हैं। जिस पर वो कहती है कि ज़ालिमों के ख़िलाफ़ बगावत करना हमारे खून में शामिल है। फिर वो अपनी तलवार गोमस्तेकन की तरफ करती है। इतने में कोरकुल सरदार भी वहां पहुंच जाता है।
سب کو اپنی تلواریں نیچے کرنے کو کہتا ہے۔ پھر ہیما خاتون اسے ساری صورتحال کے بارے میں بتاتی ہے، جس پر کورکوت سردار سخت غصے میں آ جاتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو وہاں سے جانے کو کہتا ہے۔ پھر گومستیکن کو کہتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر تم کیسے کسی کو سزا دے سکتے ہو۔ گومستیکن کہتا ہے کہ حلیمہ سلطان چھپ کر ارطغرل سے ملتی ہے، جس پر کورکوت سردار کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر بھی تم میری اجازت کے بغیر اس قبیلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد گومستیکن کہتا ہے کہ حلیمہ سلطان نے سلطان علاء الدین کی طرف ایک خط بھیجا ہے، جس میں اس نے ہماری شکایتیں لگائی ہیں۔ ہیما خاتون کہتی ہے کہ اگر ایسا ہے تو تمہیں یہ بات ثابت کرنی ہوگی۔ گومستیکن کہتا ہے کہ اگر یہ میں نے ثابت کر دیا تو آپ ارطغرل اور حلیمہ سلطان کو اپنی آنکھوں کے سامنے میرے حوالے کریں گی۔ ہیما خاتون کہتی ہے کہ ہاں میں کروں گی، لیکن ابھی تم دہلی دمیر اور حلیمہ سلطان کو چھوڑ دو، جس پر گومستیکن ان دونوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ دوسری طرف غار میں ارطغرل بیگ کھول کر کاغذات دیکھتا ہے، لیکن اسے کچھ خاص سمجھ نہیں آتی۔ اتنے میں ابن العربی وہاں آ جاتے ہیں اور وہ کاغذات دیکھنے لگتے ہیں۔ وہ ارطغرل کو بتاتے ہیں کہ یہ نہایت ہی ضروری کاغذات ہیں۔ اس میں آرتکوش صاحب نے منگولوں کے خلاف جنگ کے بارے میں منصوبہ بندی کی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ جنگ کے وقت کون سے قبیلے کو کتنے سپاہی دیے جائیں گے اور منگولوں کے خلاف کون سا راستہ اختیار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سنگرتیکن کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ اگیڈے کو مارنے کے بعد جلد واپس آ جائے گا، جس پر ارطغرل خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف گومستیکن آیت اللہ کو کہتا ہے کہ کورکوت ہمارے مقصد میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، اسی لیے جب میں تمہیں کہوں اس کو ختم کر دینا۔ آیت اللہ کہتی ہے کہ پہلے توتاکن اور گوپچے کی شادی کرا لوں، پھر یہ کام بھی کر دوں گی اور کورکوت سردار کو ہمارے مقصد میں رکاوٹ نہیں بننے دوں گی۔ دوسری طرف گندوگدو قبیلے سے باہر ایک جگہ گونجا گول سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ گونجا گول اسے اپنی جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تاکہ اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے۔ اتنے میں کائی قبیلے کا ایک سپاہی وہاں پر پہنچتا ہے اور گندوگدو کو گومستیکن کے اقدام کے بارے میں بتاتا ہے، جس پر وہ فوراً اپنے گھوڑے کی طرف بڑھتا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔